जय हिंद साथियों। कैसे हैं आप सभी। स्टडी विद शैलेंद्र में आपका स्वागत है। और हम एमपीजी की डिस्कस कर रहे थे। हमने काफ़ी सारी चीज़ें प्रीवियस वीडियो के अंदर डिस्कस कर ली थी। देखिए, हम यहाँ तक आ चुके थे कि राजकीय वृक्ष क्या है मध्य प्रदेश का। तो राजकीय वृक्ष जो है वो बट वृक्ष है। ठीक है, कौन सा है? बट वृक्ष है। और राजकीय फसल की बात करें तो सोयाबीन है। और सोयाबीन के अगर हम प्रोडक्शन में बात करें कि सोयाबीन के प्रोडक्शन में जो है मध्य प्रदेश जो है वो पहला नंबर आता है। प्रोडक्शन में पहला नंबर। ठीक, ये आप याद रखेंगे। राजकीय नृत्य की बात करें तो राई है। और राजकीय नाट्य की बात करें तो ये माच है। ठीक, आगे देखिए जरा, हम राजकीय भाषा की बात कर लेते हैं। तो राजकीय भाषा जो है वो हिंदी है। और इसको आपको मालूम होगा कि राजभाषा का दर्जा जो है वो किस आर्टिकल से मिलता है। तो आर्टिकल 343 ए के अंदर इसको जो है, इसका जो है वो प्रावधान किया गया है। ठीक है, और इसके अनुसार जो है वो हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया है। ठीक, क्लियर? इतना आपको समझ में आ गया है, राइट? आगे तरफ बढ़े। देखिए, राजकीय गान की बात करें तो राजकीय गान कौन सा है? मेरा मध्य प्रदेश। और इसको लिखा है महेश श्रीवास्तव जी ने। ठीक है, ये हम आपको बता चुके हैं कि कर्क रेखा मध्य प्रदेश के 14 जिलों से होकर गुजरती है। नाम कौन कौन से हैं हम उनको आगे की तरफ डिस्कस करते हैं। ठीक है, ये भी आपको बता चुके हैं कि मध्याह्न रेखा मतलब 82.5 डिग्री की जो रेखा है उसको हम मध्याह्न रेखा बोलते हैं, या उसे हम IST लाइन जो है वो बोला करते हैं। ठीक है, ये आपको बता चुके थे कि IST कहाँ से होकर गुजरती है। IST जो है वो सिंगरौली से होकर गुजरती है मध्य प्रदेश के अंदर। और आपको ये बताया था कि जो IST है कितने स्टेट से होकर गुजरती है। 5 स्टेट से होकर गुजरती है, जिसमें कौन कौन से स्टेट शामिल थे? एक बिहार हो गया, फिर यूपी हो गया, यूपी के अलावा फिर MP हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया। ठीक है, और लास्ट जो है वो हमारा कौन सा हो गया? आंध्र प्रदेश। ठीक है, समथिंग समथिंग ऐसा कुछ बताया था। लेकिन आपको एक बार इसको क्या बोलते हैं, इसको आप एक बार चेक कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया। तो ये समथिंग कि छत्तीसगढ़ में थोड़ा सा कन्फ्यूजन है कि छत्तीसगढ़ की जगह हो सकता है मे बी उड़ीसा भी ये जो है वो IST लाइन जा सकती है। तो इसको आप एक बार चेक कर लीजिएगा। ठीक है, बाकी ये सारे, बाकी तो सारे सही हैं। क्लियर? MP में कहाँ से गुजरती है? MP में सिंगरौली से गुजरती है। और सिंगरौली को आपको मालूम है, सिंगरौली को हम क्या बोलते हैं? सिंगरौली को हम ऊर्जा राजधानी जो है वो बोला करते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए। मध्य प्रदेश के पूर्वी और पश्चिमी भाग में 34 मिनट का डिफरेंस है, ये आप याद रखेंगे, ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, और टाइम आपको मालूम होगा, टाइम का जो डिसाइडेशन है वो किससे होता है? वो होता है आपका अक्षांशीय रेखा से। ठीक है, और कैसे डिसाइड होता है ये सारी चीज़ें हम जो है वो ज्योग्राफी के अंदर डिस्कस करेंगे। यहाँ अभी इसको छोड़ देते हैं। क्लियर है? चलिए, तो ये अभी याद रखें कि मध्य प्रदेश का ये जो छोर है, मतलब ये जो अलीराजपुर है, और ये आपका सिंगरौली है। ठीक है, इन दोनों के बीच में अगर आप यहाँ से, अलीराजपुर में कोई है और सिंगरौली में, तो दोनों के बीच में जो टाइम डिफरेंस होना चाहिए वो 34 मिनट का होना चाहिए। तो प्रश्न ये आता है कि अगर 34 मिनट का डिफरेंस है, लेकिन टाइम तो अगर अलीराजपुर में खड़े हैं, आप अपनी घड़ी में देखेंगे तो उससे वही टाइम नज़र आएगा जो सिंगरौली में। तो उसका रीज़न ये है कि हम जो टाइम की गणना करते हैं वो करते हैं कहाँ से? यहाँ से 82.5 डिग्री जो अक्षांशीय, पूर्वी अक्षांशीय रेखा है, पूर्वी अक्षांशीय जो रेखा है उससे हम जो है वो टाइम जोन की गणना करते हैं। ठीक है, मतलब इस रेखा पे जो टाइम हो रहा होगा वो पूरे भारत का टाइम कहलाता है। ठीक है, वैसे अगर टाइम देखें तो हर अक्षांश रेखा पे अलग अलग टाइम जो है वो होता है। ठीक है, क्लियर? ये आपको समझ में आ गया है। और ये तो हम आपके साथ डिस्कस ही कर चुके हैं कि मध्य प्रदेश का उत्तरी जिला कौन सा है? मध्य प्रदेश का उत्तरी जिला मुरैना है।
ठीक है, ये नॉर्थ हो गया। मध्य प्रदेश का जो साउथ वाला जो डिस्ट्रिक्ट है वो आपका बुरहानपुर है, ये आपको हम बता ही चुके हैं, बुरहानपुर। अगर आप यहाँ आ जाते हैं तो ये आपका ईस्टर्न पोर्शन है, तो यहाँ आपका जो है वो डिस्ट्रिक्ट कौन सा पड़ता है, सिंगरौली पड़ता है। और ये कौन सा पड़ता है, ये आपका पड़ता है अलीराजपुर। ठीक। इसके अलावा हमने आपको अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार बता दिया था। ठीक है, इसके अलावा हमने यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस आपको बता दी थी कि यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो 870 किलोमीटर की है। कितनी, 870 किलोमीटर की है। और ये वाली जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 605 किलोमीटर की जो है वो डिस्टेंस है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस कर चुके थे। मध्य प्रदेश के एरिया की बात करें तो एरिया ऑफ एमपी, क्या, एरिया ऑफ एमपी जो है वो कितना है, एरिया ऑफ एमपी जो है 308 और 252 स्क्वायर किलोमीटर जो है वो इसका एरिया है। ठीक है, ये जो एरिया है, ये जो एरिया आप देख रहे हैं, ये एरिया है 1 नवंबर सन 2000 को विभाजित मध्य प्रदेश का। ठीक है, ये कौन सा है, विभाजित मध्य प्रदेश का। ठीक है, बात करते हैं हम अविभाजित मध्य प्रदेश की। तो फिर से अगेन एरिया ऑफ एमपी। ठीक है, और ये जो एरिया ऑफ एमपी है ये किसका, कब का बात कर रहे हैं हम, 1 नवंबर 1956 की। तब मध्य प्रदेश का जो एरिया है वो कितना था, 443,496। ठीक, ये एरिया कहाँ का है, ये है अविभाजित मध्य प्रदेश का। ठीक, ये आप याद रखेंगे, क्लियर। ठीक है, ये जो एरिया देख रहे हैं आप साथियों, कौन सा वाला, ये वाला जो एरिया आप देख रहे हैं, ये जो एरिया है वो भारत के टोटल एरिया का, ये जो एरिया है, एरिया ऑफ इंडिया मतलब भारत के एरिया का 9.38% जो है वो क्या है आपका, ये वाला 308,252 किलोमीटर, मतलब मध्य प्रदेश का, मतलब इन एरिया ऑफ इंडिया इंटू 9.38% इक्वल टू है आपका एरिया ऑफ एमपी। ठीक है, मध्य प्रदेश का एरिया है, क्लियर। आगे बात करें तो मध्य प्रदेश में टोटल जिलों की संख्या कितनी है, 52 है। जिसमें से सबसे न्यूएस्ट डिस्ट्रिक्ट कौन सी है आपकी, निवाड़ी। ठीक है, निवाड़ी कब बन के तैयार हुआ था, 1 अक्टूबर 2018 को जो है वो निवाड़ी बनकर तैयार हो गया था। निवाड़ी, इसको निवाड़ी को अलग किया गया, अलग किया गया, कहाँ से अलग किया गया, इसको अलग किया गया है टीकमगढ़ से। ठीक है, टीकमगढ़ से अलग किया गया, कब अलग किया गया इसको, 1 अक्टूबर 2018 को। और ये जो है वो 52वां जिला है मध्य प्रदेश का। ठीक, क्लियर, ये आपको समझ में आ गया। यहाँ पे अगर हम विधानसभा सीटों की बात करें, किसकी बात करें, विधानसभा सीटों की, कि मध्य निवाड़ी के अंदर कितनी विधानसभा सीटें हैं, विधानसभा सीट, तो टोटल 2 विधानसभा सीटें हैं। और कौन कौन सी हैं, एक है आपकी पृथ्वीपुर विधानसभा सीट। ठीक, और दूसरी जो है वो निवाड़ी विधानसभा सीट है। टोटल 2 विधानसभा सीटें हैं। तो इसके साथ ही यहाँ पर एक और चीज याद रखेंगे कि मध्य प्रदेश का सबसे छोटा जिला जो है वो अब कौन सा है, वो निवाड़ी है। इससे पहले, निवाड़ी से पहले जो है वो सबसे छोटा जिला कौन सा होता था, वो दतिया होता था। ठीक है, क्लियर, ये आपको समझ में आ गया, राइट। चलिए तो फिर आगे चलें। देखिए, मध्य प्रदेश के अंदर टोटल आपने 52 जिले देखे, 52 जिले में 9 रेड जोन के अंदर है, 19 ऑरेंज जोन के अंदर है, और 20 जो है वो ग्रीन जोन के अंदर आते हैं। ठीक है, तहसील की बात करें तो टोटल जो है वो 424 तहसीलें हैं मध्य प्रदेश के अंदर। विकास खंड की बात करें तो 313 विकास खंड है। ठीक है, जिसमें आदिवासी विकास खंड की संख्या जो है वो 89 है। ठीक,
ये प्रश्न बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, आदिवासी वाला। ये आप याद रखेंगे, ये अक्सर प्रश्न पूछा जाता है कि आदिवासी विकास खंडों की संख्या कितनी है, तो 89 है, और टोटल नंबर ऑफ विकास खंड कितने हैं, 313 है। ठीक है। नगर की बात करें, टोटल टोटल जो है वो 476 नगर हैं मध्य प्रदेश के अंदर। टोटल गांव की बात करें तो वो कितने हैं आपके, 55,393 गाँव हैं, जिसमें आबाद गांव की संख्या है 52,143। ठीक। नगर निगम कितने हैं, टोटल 16 नगर निगम हैं। नगर पालिकाएं 100 हैं। नगर पंचायतें 264 हैं। ग्राम पंचायतें कितनी हैं आपकी, 230, 40, मतलब 23,040 जो है वो नगर पंचायतें हैं। इसके अलावा अगर आप जनपद पंचायतों की बात करें कि जनपद पंचायत, ठीक, तो जनपद पंचायतें कितनी है, जनपद पंचायतें हैं आपकी 313। क्लियर। इसके अलावा अगर आप देखें जनपद पंचायतों के अलावा बात करें ग्राम पंचायतों की, ठीक है, जनपद पंचायतें हो गई। ठीक है। इसके अलावा जिला पंचायतों की अगर हम बात करें, किसकी बात करें, जिला पंचायत की। ठीक है, तो जिला पंचायत कितनी है आपकी, जिला पंचायत जो है वो आपकी 51 है। ठीक। इसके अलावा टोटल जोन, आईजी जोन की बात करें, आईजी जोन ये टोटल कितने हैं, 11। ठीक। डीआईजी रेंज की बात करें, डीआईजी रेंज, तो डीआईजी रेंज की कितनी है, टोटल 15 रेंज है। ठीक। इसके अलावा कंट्रोल रूम कितने हैं, कंट्रोल रूम 53 हैं आपके पास। कितने हैं, यहाँ लिख लीजिए अलग से। ठीक है, साथ ही साथ लिखते चलिए। कंट्रोल रूम कितने हैं, कंट्रोल रूम आपके के पास कितने हैं साथियों, तो कंट्रोल रूम बताए हैं आपको 53। ठीक। टोटल पुलिस थाने कितने हैं आपके पास, 1035 हैं। पुलिस चौकियाँ कितनी है, 562 हैं। पुलिस जिले कितने हैं, 52 हैं। ठीक। जितने जिले उतनी पुलिस जिले। क्लियर। तो 52 जिले हैं हमारे पास, तो 52 पुलिस जिले भी होंगे। राजधानी आपको पता है भोपाल है। लोकसभा सीटों की संख्या आपको मालूम है, 29 लोकसभा सीटें हैं। इन लोकसभा सीटों में यहाँ लिख लीजिए, ये काफी ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न आज हो जाता है। लोकसभा सीट कितनी है, लोकसभा सीट है 29। इसमें आप देखेंगे तो एससी को 4 जाती हैं और एसटी को जो है वो 6 जाती है। तो टोटल आप देखेंगे तो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, इन दोनों को मिलाकर टोटल कितनी सीटें हैं, 10 सीटें हैं। ये प्रश्न काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है, ये प्रश्न अक्सर आता है। ठीक है, क्योंकि देखो जब जीके का जब लेवल बढ़ता है ना, वो कहते हैं ना जीके जो थोड़ी टफ आ रही है, जीके थोड़ी टफ आ रही है, तो टफ होने का रीज़न बस इतना होता है कि क्वेश्चन को इस टाइप से बना दिया जाएगा कि मध्य प्रदेश के अंदर, ये तो सभी को मालूम है कि मध्य प्रदेश के अंदर लोकसभा सीटें कितनी है, मध्य प्रदेश के अंदर 29 लोकसभा सीटें हैं। ठीक। क्वेश्चन यहाँ से अगर इसको थोड़ा सा टफ करना है तो फिर क्या किया जाएगा, क्वेश्चन को ऐसे पूछा जाएगा कि मध्य प्रदेश के अंदर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की कुल सीटें कितनी है, तो आंसर हो जाएगा 10। ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन हो गया। बस टफ का यही जो है कॉन्सेप्ट है कि टफ को थोड़ा सा अंदर तक जाके देखा जाता है। क्लियर। राज्यसभा सीटों की बात करें तो राज्यसभा सीटें कितनी है, 11। यहाँ अलग से लिख देते हैं आपके लिए। ठीक, राज्यसभा सीट कितनी है, 11 है। इन राज्यसभा सीट ये आपकी हैं, हो गई। विधानसभा सीटों की बात करें हम, विधान सभा सीट की अगर हम बात करते हैं, विधानसभा सीटें कितनी हैं, 230 विधानसभा सीटें हैं। और एक जो है व्यक्ति जो है वो नॉमिनेशन से आता है, नॉमिनेटेड सीट। ठीक। इसमें जो 230 है, इनका कुछ ब्यौरा ऐसे है। इन 200 सीटों 230 सीटों के अंदर आप बात करें जनरल की या सामान्य की, तो आपकी 148 सीटें हैं। इसके अलावा अगर आप बात करें किसकी, एससी की या अनुसूचित जाति की, तो टोटल है 35। और अनुसूचित जनजाति की बात करें 47 है। ठीक है। ये क्वेश्चन अभी एग्जाम में, जो एग्जाम चल रहे हैं उसके अंदर पूछा जा चुका है कि मध्य प्रदेश के अंदर
अनुसूचित जाति और अनुसूचित जाति की कुल कितनी विधानसभा सीटें हैं। ठीक है, तो कितनी है टोटल, ये हो जाएंगी 98, सॉरी 98 नहीं, 7 और 5 12, और 4 4 8, 88 सीटें हो जाएंगी। कितनी हो जाएंगी, 88 सीटें जो है वो हो जाएंगी। ठीक है, क्लियर है। चलिए तो आगे चलें। आगे देखिए, मध्य प्रदेश का जो हाई कोर्ट है वो कहाँ पर है। हाई कोर्ट आपका जो है वो जबलपुर के अंदर है। ठीक है, कहाँ पर है हाई कोर्ट आपका, जबलपुर के अंदर है। आपको पता होगा कि हाई कोर्ट की जो स्थापना है वो किससे होती है, आर्टिकल 214। ठीक है, आर्टिकल 214 में जो है वो हाई कोर्ट का प्रावधान है, 214 से लेकर आगे तक जाता है। ठीक है, जिसमें आपका जो है वो हाई कोर्ट है कहाँ पर, जबलपुर के अंदर है। और इसकी जो खंडपीठ है वो कहाँ कहाँ देखने के लिए मिलेंगी, ये आपको एक तो ग्वालियर के अंदर सिचुएटेड है, और एक आपकी इंदौर के अंदर सिचुएटेड है, जो हाई कोर्ट की ब्रांचेस बोल सकते हैं आप, या खंडपीठ बोल सकते हैं, ब्रांचेस। ठीक है, ये जो आपकी एमपी की हाई कोर्ट की जो ब्रांचेज हैं, दो ब्रांचेज हैं, एक ग्वालियर के अंदर है, एक इंदौर के अंदर है, और मूल जो है वो कहाँ पर है, जबलपुर के अंदर है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं यहाँ तक। ये आप और देख लीजिएगा, ये मध्य जिला कहाँ है, मध्य जिला कौन सा है, सागर है। क्लियर, ये और बाकी तो सारी चीज़ें हम बता चुके हैं आपको कि नॉर्थ में जो डिस्ट्रिक्ट है वो कौन सा है, आपका मुरैना डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है, सबसे उत्तरी जिला। और इसके अलावा इसको आप इस तरीके से भी याद रखेंगे, अपर्धित जिले के रूप में भी आप याद रखेंगे, अपर्धित जिला, क्योंकि ये प्रश्न अक्सर पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश के अंदर सबसे ज़्यादा अपरदन, अवनालिका अपरदन किस जिले के अंदर देखा गया है, तो वो मुरैना के अंदर आपको देखा जाएगा, क्योंकि इसको चंबल नदी ने जो है वो काफ़ी ज़्यादा अपरदित कर दिया है। ठीक है, क्लियर, तो इसलिए इसको याद रखेंगे। इसके अलावा अगला देखें तो साउथ में आपको बता चुके हैं, साउथ में कौन सा बताया हमने आपको, बुरहानपुर बताया है। बुरहानपुर से संबंधित भी काफ़ी अच्छे फैक्ट हैं, उनको हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, और देखिए यहाँ ईस्टर्न जो डिस्ट्रिक्ट है वो कौन सा, ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट आपको सिंगरौली बताया था हमने, ऊर्जा राजधानी के रूप में। ठीक है, और वेस्टर्न आपका डिस्ट्रिक्ट कौन सा बताया था, अलीराजपुर बताया था आपको। ठीक है, यहाँ पर एक और पॉइंट ऐड करिएगा, वो है आपका मध्य जिला। ये मध्य जिला कौन सा हो जाएगा, मध्य जिला हो जाएगा आपका सागर। ठीक है, सागर में एक चीज आप याद रखेंगे, सागर के पास में एक जगह पड़ती है जिसे हम बोलते हैं एरन। ठीक है, एरन में 510 एडी का एक अभिलेख आपको देखने के लिए मिल जाएगा। और इस अभिलेख का जो संबंध है, इसका जो संबंध है वो किस राजा के साथ है, वो है आपका भानु गुप्त के साथ, जो कि कौन है, गुप्त राजा है। ठीक है, यहाँ से इस अभिलेख में और क्या इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट ये है कि इसमें आपको सती प्रथा के साक्ष्य देखने के लिए मिलेंगे, सती प्रथा के साक्ष्य। ठीक, ये आप याद रखेंगे। क्लियर है, चलिए तो इसको फटाफट नोट करिए और फिर हम आगे की बात करते हैं। उम्मीद है आपने नोट कर लिया है इतना। आगे बात करें तो हम अब बात करते हैं आज़ादी से पहले की। ठीक है, आज़ादी के समय की, मतलब हम बात कर रहे हैं अब 1956 से पहले की। ठीक है, कब से पहले की बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं बिफोर 1956। ठीक है, 1956 से पहले की हम बात कर रहे हैं, राइट। देखिए 1956, ये तो पता है कि 1956 में तो वर्तमान मध्य प्रदेश आपको जो मध्य प्रदेश नजर आ गया था। कब, 1 नवंबर 1956 को राज्य पुनर्गठन आयोग जो है मध्य प्रदेश सहित अन्य 13 जो राज्य हैं उनका गठन हो जाता है। ठीक है, ये तो हो चुका है। लेकिन जब देश आज़ाद हुआ, देश आज़ाद कब हो गया था, देश देश जो है वो आज़ाद हो गया था, आज़ाद लिख दीजिए। ठीक है, आज़ाद कब हुआ था,
15 अगस्त 1947 को मानते हैं। इसके अलावा आपका संविधान लागू कब हुआ था? संविधान जो है वो लागू हुआ था आपका 26 जनवरी 1950 को, 1950 को भारत का संविधान जो है वो लागू हो गया था। ठीक है, तो 26 जनवरी 1950 से 1950 से लेकर जब तक मध्य प्रदेश बन नहीं गया, मतलब 1956 के बीच क्या क्या गतिविधियां हुई, यहाँ देखिए। आपको मालूम है कि भारत आज़ाद कब हुआ था? आज़ाद हुआ था 15 अगस्त 1947 में। ठीक, तो यहाँ से भारत का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, इसके अलावा लेजिस्लेचर हो गया, विधायिका हो गया, और कार्यपालिका हो गया। ठीक है, इनको कौन जो है वो हैंडल कर रहा था, ये बात देखनी है आपको, क्योंकि मध्य प्रदेश बना नहीं है, उत्तर प्रदेश बना नहीं है, कोई भी स्टेट नहीं बना था, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, 1953 में हालांकि जो है वो आंध्र प्रदेश पहला स्टेट बन चुका था 2 अक्टूबर 1953 को। लेकिन राज्य पुनर्गठन आयोग आयोग होता आता है, तो फिर से दोबारा से जो है वो आंध्र प्रदेश का भी पुनर्गठन होता है, और अन्य जो 14 स्टेट बनाए गए थे उन सभी का पुनर्गठन होता है। ठीक है, पुनर्गठन इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि गठन पहले हो चुका था, उनको दोबारा से जो है वो उनकी बाउंड्रीज को घटाया और बढ़ाया गया, तो इस वजह से हम बार बार राज्य पुनर्गठन आयोग बोल रहे हैं। ठीक, तो एडमिनिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका था यहीं से, लेकिन वास्तविक एडमिनिस्ट्रेशन कब से देखने के मिला? 1950 से संविधान लागू होने के साथ, और 1956 के दौरान जब तक राज्यों का पुनर्गठन जो है वो नहीं हुआ था, तब तक मध्य प्रदेश का जो शासन है वो कौन चला रहा था या कैसे चल रहा था, सबसे पहले हम उसकी बात करेंगे, और फिर हम पुनर्गठन आयोग के थ्रू 1956 में 1 नवंबर 1956 में एमपी का गठन करेंगे। ठीक है, गठन करेंगे मध्य प्रदेश का, और फिर हम यहाँ से मध्य प्रदेश के वास्तविक स्वरूप को जानने की कोशिश करेंगे, और फिर यहाँ से वास्तविक मध्य प्रदेश को जो है जानेंगे, उसकी एडमिनिस्ट्रेशन कैसी हुई, उसका लेजिस्लेचर कैसे बना, उसका आप एग्जीक्यूटिव पावर जो है वो किसके हाथ में आई, कैसे आई। ठीक है, तो वो हम देखेंगे, और उसके बाद फिर हम 1 नवंबर 2000 के बाद वाला जो है वो मध्य प्रदेश देखेंगे। ठीक है, 1 नवंबर 2000 के बाद मध्य प्रदेश में क्या क्या चेंजेस आए वो भी हम देखेंगे, क्योंकि इसके बाद मध्य प्रदेश की जो है बाउंड्रीज काफ़ी छोटी हो गई थी 1 नवंबर 2000 के बाद, तो वो भी हम यहाँ पर देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए चलें फिर वापस पीछे। देखिए हम ये आ गए हैं प्रशासनिक इकाइयाँ। तो देखिए जब भारत आज़ाद हुआ था और मध्य प्रदेश का पुनर्गठन नहीं हुआ था, उस बीच के डिस्टेंस की हम बात कितने किस डिस्टेंस की बात कर रहे हैं? 1950 से लेकर 1956 के बीच की जो डिस्टेंस है, या आप यूं बोल दीजिए कि 1947 से लेकर 1956 के बीच में जो उस टाइम का मध्य प्रदेश था, उसका प्रशासन कैसे चल रहा था वो देखते हैं। देखिए, उस टाइम पे प्रशासनिक इकाइयों को इस तरीके से बांटा गया था कि ब्रिटिश प्रांत और देसी रियासतें। ठीक है, ब्रिटिश प्रांत किसको बोला हमने? ब्रिटिश प्रांत बोला है ब्रिटिश सरकार के अधीन वाले जो क्षेत्र थे वो ब्रिटिश प्रांत कहलाएंगे, और जहाँ पर आज भी जो राजा महाराजाओं की रियासतें चल रही थी, जैसे रीवा हो गया, ठीक है, ग्वालियर हो गया, ये जो रियासतें थी वो आपकी। ठीक है, तो पूरे भारत को उस टाइम पे दो भागों में बटा बटा आप देख सकते हैं, पूरे भारत को दो भागों में बटा हुआ दे सकते हैं। तो इस प्रकार से उस हिस्से में मध्य प्रदेश भी शामिल होता है। पूरे भारत के अंदर ब्रिटिश प्रांत या ब्रिटिश सरकार के अधीन वाले क्षेत्र भी आपको देखने के लिए मिलेंगे, और देसी रियासतें भी देखने के लिए मिलेंगी। इसी स्वरूप में मध्य प्रदेश के अंदर भी आपको ब्रिटिश प्रांत के जो क्षेत्र है वो देखेंगे, और देसी रियासतें आपको देखने के लिए मिलेंगी। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, यहाँ से थोड़ा अच्छे क्वेश्चंस आते हैं और अच्छी चीज़ें आपको देखने के लिए मिलेंगी। भारत आज़ाद होता है 1947 में, भारत आज़ाद होता है। भारत जब आज़ाद होता है, देखिए हम बात कर लेते हैं
एक मिनट। ठीक है, अब देखिए भारत आज़ाद हुआ था, आपको मालूम है भारत कब आज़ाद हुआ था? आज़ाद हुआ था 1947 में। तो जब भारत आज़ाद हुआ तो भारत का, आपको मालूम है, आप थोड़ा सा पीछे चले, 14 अगस्त 1947। ठीक, माउंट बैटेन योजना, माउंट बैटेन योजना, और इस योजना के तहत आपको जो है वो दो अलग अधिराज्य देखने के मिलेंगे, दो नेशंस देखने को मिलेंगे, तो विभाजन आपको देखने के मिलेगा। ठीक है, डिवीजन ऑफ इंडिया। ठीक, इस डिवीजन में आप क्या देखेंगे कि दो आपको क्या देखने के लिए मिलेंगे, दो आपको जो है कंट्री देखने की मिलेंगी। एक आपकी होगी पाकिस्तान, और एक है जो वो हमारा भारत। ठीक, दो कंट्री देखने के लिए मिलेंगी। और इस टाइम पे आप देख रहे हैं कि इस टाइम पे जो टोटल देसी रियासतें हैं वो कितनी हैं, 552 और 549, सॉरी 552 देसी रियासतें हैं। ठीक है, जिसमें 552 में से हमने 549 को भारत में शामिल कर लिया। ठीक है, इन उस टाइम पे, ठीक है, 15 आप देखेंगे तो इस टाइम पे टोटल आपकी 552 देसी रियासतें थी, ये आपको मालूम है। 549 ने इजीली हैंड ओवर किया भारत को कि हम भारत के क्षेत्र में जो है वो मिलना चाहते हैं। तीन रियासतें थीं जो कि भारत में विलय होने के लिए तैयार नहीं थी। एक जूनागढ़, जूनागढ़ रियासत जो कि कहाँ पर थी, जो कि गुजरात के अंदर थी, गुजरात वाले इलाके में आपको देखने को मिलेगी। ये शामिल नहीं हो रही थी। ठीक है, इसको, और दूसरी जो रियासत थी वो आपकी हो गई हैदराबाद रियासत, और तीसरी जो थी वो थी आपकी JNK। ये तीन रियासतें थी 552 में से, ये तीन रियासतें भारतीय संविधान के जो भारतीय जो क्षेत्र था उसमें शामिल नहीं हो रही थी। हालांकि बाद में आप देखेंगे तो गुजरात और हैदराबाद की जो रियासत थी इसको शामिल कर लिया गया। ठीक है, इसको जो है शामिल कर लिया गया, लेकिन JNK वाली रियासत शामिल नहीं हुई। इसको फिर बाद में आप देखेंगे कि बाद में इसको जो है वो शामिल किया गया एक समझौते से। किससे? समझौते के थ्रू जो है इसको भारतीय संविधान के अंदर इंक्लूड कर लिया गया, या भारतीय एरिया के अंदर इंक्लूड कर लिया गया। ठीक है, तो आइए इसकी कहानी देखते हैं जरा। देखिए, तीन रियासतें आपको बताई हैं, जूनागढ़, हैदराबाद और कश्मीर। ये स्वतंत्र रहीं। ठीक है, ये स्वतंत्र रहीं, जिसके बाद इसको जूनागढ़ को और हैदराबाद को जो है मिलाया गया, जिसमें हैदराबाद में जो है वो चुनाव कराए गए। चुनाव क्या इसको बोल सकते हैं आप, भारत जो वहाँ की जो जनता थी ना, जनता के सहयोग से हैदराबाद को जो है ले लिया गया, और जूनागढ़ को पुलिस कार्यवाही से लिया गया, और कश्मीर को जो है आप बोल सकते हैं समझौता पत्र, समझौता पत्र से जो है वो विलय हुआ था। ठीक है, समझौता पत्र के साथ जो है वो JNK को भारतीय संविधान के अंदर या भारतीय क्षेत्र के अंदर इंक्लूड कर लिया गया। ठीक, ये आपको समझ में आ गया था। आगे देखिए जरा। देखिए 1950 के समय क्या हुआ था, संविधान बना था। संविधान जब बना था तो संविधान, भारतीय संविधान, भारतीय जो संघ था उसके अंदर आपको टोटल 29 स्टेट देखने के लिए मिलेंगी। जब ये 29 स्टेट कब की बता रहे हैं, हम बता रहे हैं आपको 26 जनवरी 1950 को। कितने टोटल स्टेट थे, 29। इसमें एक मध्य प्रदेश भी था जिसकी हम बात कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन ये जो मध्य प्रदेश था वो भाषाई आधार पर गठित नहीं था, भाषाई आधार पर गठित नहीं था। ये याद रखेंगे, भाषाई आधार पर कब गठित हुआ है, 1 नवंबर 1956। ये डेट याद रखना है आपको, 1 नवंबर 1956 को
जो है मध्य प्रदेश भाषाई आधार पर गठित हो जाता है। ठीक, अब देखिए उस टाइम पे स्टेट को, जो 26 जनवरी 1950 को भारत के जो स्टेट थे उनको 4 हिस्सों में बांटा गया। कैसे? का, खा, गा और खा, इस प्रकार से बांटा। भाग का के जो स्टेट थे उनको गवर्नर शासन के अंतर्गत रखा गया था। भाग खा के जो स्टेट थे उनको जो है अ, अ, 9 राज्यों का विधानमंडल और प्लस में शाही शासन को इसके अंदर रखा गया। भाग गा के अंदर ब्रिटिश भारत के मुख्य आयुक्तों का शासन इसके अंदर रखा गया। भाग खा के अंदर जो है वो केंद्रीय शासन रखा गया, इसके अंदर अंडमान निकोबार को शामिल किया जाता है। ठीक है, ये आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, काफ़ी डेप्थ में चला जाता है, पीसीएस लेवल पे चला जाता है, इसको आप थोड़ा सा बस समझ लीजिए, याद कर पाए तो वेल एंड गुड। ठीक है, हम आ जाते हैं कहाँ, एस्के-धर आयोग पर 1948 में। अब हम स्टेट बनाने की बात करेंगे, स्टेट बनाने की बात करेंगे कि अब भारत में नए राज्य बनाए जाएंगे तो कैसे गठन होगा उस पर बात करते हैं। 1948 में आता है एसके धर आयोग। एसके धर आयोग जो है वो काम नहीं कर पाता है, उसकी जो है रिपोर्ट जो है नहीं मानी जाती है, उसको उतना समर्थन नहीं मिलता है। इसका उद्देश्य क्या था? राज्य का पुनर्गठन करना भाषाई आधार पर। लेकिन इसकी जो रिपोर्ट है 1948 में पेश की गई और कहा गया कि राज्यों का गठन प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से होना चाहिए, ना कि भाषा के आधार पर होना चाहिए। और इसकी रिपोर्ट को जो है वो अ, खारिज कर दिया गया, या आप बोल दीजिए इसकी रिपोर्ट को नहीं माना गया। क्यों? क्योंकि अगर प्रशासनिक दृष्टि से बात करने करें तो भारत को चलाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो रहा था, क्योंकि भाषाई आधार के जो लोग, भाषाई लोग थे वो आपस में भिड़ जा रहे थे। ठीक है, जेबीपी समिति बनाई गई, जवाहरलाल वल्लभ भाई पटेल और सीतारमैया की जो समिति बनाई गई थी, पट्टाभी सीतारमैया की, ये 1948 में बनती है। और इन्होंने 1949 में रिपोर्ट दी। और इन्होंने भी क्या किया? वही सेम, राज्यों का पुनर्गठन का आधार क्या होगा? राज्यों के पुनर्गठन का आयोग जो है वो प्रशासन होगा या प्रशासनिक दृष्टि होगी। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव, जहाँ से हम इजीली एडमिनिस्ट्रेशन कर पाए, ये यहाँ का था। फिर क्या हुआ कि आप देखेंगे कि एक व्यक्ति थे, इनका नाम था श्री रामुल्लू। श्री रामुल्लू, ये क्या करते हैं? श्री रामुल्लू अनशन पर बैठ जाते हैं, अनशन करते हैं। और इनकी जो मांग है वो मांग क्या होती है? इनकी मांग जो है वो होती है भाषाई आधार पर, आधार पर आ, राज्य की मांग, राज्य की मांग। क्योंकि ये आंध्र प्रदेश के थे तो आंध्र प्रदेश के लिए मांग कर रहे थे कि आंध्र प्रदेश को एक भाषाई आधार पर राज्य बना दिया जाए। ठीक, तो 2 अक्टूबर 2 अक्टूबर 1953 में आंध्र प्रदेश को, कितना, 2 अक्टूबर 1953 में आंध्र प्रदेश जो है वो गठित हो जाता है और भाषाई आधार पर, भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य। ठीक, इसका रीजन ये था कि जो श्री रामुलु जी जो थे वो अनशन पर बैठे, और अनशन पर बैठे बैठे इनकी डेथ हो गई। इस वजह से जो है आमरण अनशन पर बैठे हुए थे, डेथ हो जाती है। काफ़ी दंगा भड़क जाता है। उसके बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है वो इसको, आंध्र प्रदेश को भाषाई आधार पर गठित कर देते हैं। ठीक, तो ये आपने याद रखेंगे आप कि 2 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला स्टेट बन जाता है। ठीक, अब इसके बाद फजल अली आयोग आता है, ये दिसंबर 1953 में आता है। इसके अध्यक्ष डॉक्टर फजल अली होते हैं और इसमें 2 और सदस्यों को शामिल किया जाता है। तो टोटल मिलाकर इसमें टोटल नंबर ऑफ जो मेंबर्स हैं वो कितने होते हैं फजल अली आयोग के अंदर? टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स की हम बात करें तो टोटल 1+2 = 3। एक कौन थे? अध्यक्ष,
और ये जो दो बचे हुए वो कौन है, अन्य सदस्य। ठीक, इनको इसमें इंक्लूड करा जाता है। क्लियर है, ये चीज़ आपको समझ में आ गई। टोटल कितने हो गए सदस्य, 3 हो गए। और ये अपनी रिपोर्ट कब देते हैं, इनकी जो रिपोर्ट है फजल आली आयोग की जो रिपोर्ट है वो कब आ जाती है, वो आ जाती है 1956 में। ठीक, 1956 में इनकी जो सिफारिश होती है वो सिफारिश क्या होती है, इनकी सिफारिश होती है भाषाई आधार पर राज्यों का गठन। ठीक है, ये इनकी सिफारिश होती है। और इस सिफारिश में टोटल जो स्टेट बनाए जाने थे वो कितने स्टेट बनने थे, ये 14 स्टेट बनने थे और 6 यूटी जो है वो बननी थी। ठीक, और 1 नवंबर 1956 को इसको जो है वो इम्प्लीमेंट कर दिया गया। ठीक है, और अब 14 राज्य बन चुके थे और इस 14 राज्य में एक हमारा मध्य प्रदेश भी बन चुका था, जिसका एरिया यहाँ पर जब इस टाइम पे एरिया ऑफ एमपी कितना था, एरिया ऑफ एमपी जरा बताइए। अभी आपको 2 मिनट पहले हमने बताया है एरिया ऑफ एमपी, देखिए जरा कहाँ बताया है एरिया ऑफ एमपी, फटाफट बताइए। ये रहा, ठीक है, यही है ना एरिया ऑफ एमपी, राइट। यही बताया था आपको एरिया ऑफ एमपी। चलो तो यहाँ इसको लिख देते हैं, कहाँ गया, ठीक, ये आपको समझ में आ गया, क्लियर है। चलिए तो आगे चलें फिर हम, ये आपने देख लिया है स्क्वायर किलोमीटर। तो इस टाइम पे जो एरिया था एमपी का वो क्या था आपका, 443496 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, कितना था, 443496 स्क्वायर किलोमीटर। और वर्तमान मध्य प्रदेश का क्या है, 308,252 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक, अब मध्य प्रदेश का हम निर्माण करते हैं। मध्य प्रदेश का निर्माण हुआ कैसे, ये जो मध्य प्रदेश का एरिया आपको दिख रहा है 443496, ये बना कैसे, इसकी बात करते हैं। ठीक है, देखिए ये अपने लिए इम्पोर्टेंट नहीं है एमपी पुलिस के हिसाब से, यहाँ से प्रश्न ज़्यादा पूछे नहीं जाते हैं, ये थोड़ा सा डेप्थ में चला जाता है तो इसको भी छोड़ देते हैं यहाँ से। हम बात करते हैं यहाँ से, ठीक, हम यहाँ से बात करते हैं 1956 से 1 नवंबर 1956, यहाँ से बात करते हैं। ये वाला एरिया काफ़ी ज़्यादा टफ हो जाता है, अगर आप डिमांड करेंगे तो बात करेंगे इसके बारे में। तो कमेंट सेक्शन में बताइए कि ये वाला एरिया आपको पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है। बाकी यहाँ से एमपी पुलिस में तो उतने प्रश्न नहीं पूछे जा सकते हैं, तो हम यहाँ से बात करेंगे और यहाँ से हम बात करेंगे अगली वीडियो के अंदर। तो तब तक के लिए धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, सपोर्ट बनाए रखिए आप। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। कोई भी इशू आता है कमेंट सेक्शन में बताइए, और अपने नोट्स भी आप हमें भेजेंगे। आप हमें अपने कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप नोट्स भेजना चाहते हैं, तो हम आपको उसी हिसाब से नंबर प्रोवाइड कराएंगे, मेल आईडी देंगे, तो उस पर आप अपने नोट्स हमें सेंड कर पाएंगे। ठीक है, तो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।